everyone, welcome back to Commercial Sub. Today in this video we are going to learn about the all concepts of debentures, like what is debentures, types of debentures, so how it will be treated, what is the journal entries of debentures, what is redemption of debentures. ये सभी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक. विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. शेयर्स हमने पढ़ लिया, व्हाट इज शेयर्स, आपका टाइप्स भी पढ़े हमने कि इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर. अब बारी आई है डिबेंचर्स की. डिबेंचर्स क्या होते हैं? डिबेंचर्स इज जस्ट लाइक शेयर्स, जैसे शेयर्स होते हैं, बट डिफरेंस इज शेयर्स आपकी ओनरशिप कैपिटल होती है और डिबेंचर्स जो कंपनी की डेट कैपिटल होती है. जो शेयर्स बाय करता है वो कंपनी का ओनर कहलाता है, लेकिन जो डिबेंचर्स बाय करेगा वो कंपनी का क्रेडिटर कहलाएगा. ठीक है. शेयर होल्डर को डिविडेंड पे किया जाता है, जितना भी कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है उसमें शेयर होल्डर को उसका एक पार्ट मिलता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. लेकिन डिबेंचर्स में कोई प्रॉफिट में पार्टिसिपेशन नहीं लेता डिबेंचर होल्डर. डिबेंचर होल्डर को उसके बदले में इंटरेस्ट दिया जाता है एट फिक्स्ड रेट. ठीक है. जैसे हम किसी को लोन देते हैं, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जो लोग हैं, जो पब्लिक है, वो कंपनी को क्या दे रही है? लोन दे रही है इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स. ओके. इसमें फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है. सभी को डिविडेंड देने से पहले, मतलब शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने से पहले पेमेंट की जाएगी डिबेंचर होल्डर्स को उनके इंटरेस्ट की. फाइन. तो ये फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है. जो भी डिबेंचर होगा वो आपका ऐसे होगा लाइक 6% डिबेंचर्स. तो ये जो 6% है, ये 6% शो करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट की. हर बार डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलेगा किस रेट से? आपका 6% की रेट से. ओके. ये था इसका मीनिंग कि डिबेंचर आपकी डेट कैपिटल होती है, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, और ये आपका क्या रहता है? लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं. ओके. चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स. टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स कौन से होते हैं? फर्स्ट, बेस्ड ऑन रजिस्ट्रेशन, बेस्ड ऑन सिक्योरिटी, बेस्ड ऑन रिडेम्पशन एंड बेस्ड ऑन कन्वर्टेबिलिटी. ये 4 आपकी कैटेगरीज है जिसमें डिवाइड किया गया है डिबेंचर्स को. फर्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे हम बेस्ड ऑन रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन के भी फर्दर 2 पार्ट है. एक होता है रजिस्टर्ड डिबेंचर. रजिस्टर्ड डिबेंचर्स कौन से होते हैं? जो रजिस्टर्ड होते हैं कंपनी के रजिस्ट्रार के पास कि इस पर्सन ने इतने डिबेंचर्स हमारे बाय किए हुए हैं. तो इसमें जो रहता है इंटरेस्ट का रेट, जो इंटरेस्ट होता है वो उसी पर्सन के अकाउंट में जाता है जिसका नाम कंपनी में रजिस्टर्ड है. तो वो बेसिकली कौन से होते हैं? रजिस्टर्ड डिबेंचर्स. ओके. नेक्स्ट आता है आपका बियरर डिबेंचर. बियरर डिबेंचर्स कौन से होते हैं? बियरर डिबेंचर्स का मतलब है जिसके हाथ में डिबेंचर है, इंटरेस्ट उसी को ही मिलेगा. ठीक है. इंटरेस्ट की पेमेंट उस पर्सन को होगी जिस पर्सन के पास वो डिबेंचर है. जैसे बियरर चेक होता है. बियरर चेक का क्या काम होता है? जो भी पर्सन चेक को जाके बैंक में दिखाएगा, जो अमाउंट है वो उसी को मिल जाएगा, है ना. तो जैसे बियरर चेक है वैसे ही बियरर डिबेंचर है. इंटरेस्ट पेमेंट उसे ही मिलेगा जिसके पास वो डिबेंचर्स है. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन में क्या पढ़ा हमने? रजिस्टर्ड, जिनका कंपनी के यहाँ रजिस्टर्ड है नाम कि इस पर्सन के पास हमारे इतने डिबेंचर्स हैं, दैट इज नोन एज रजिस्टर्ड डिबेंचर्स. और बियरर डिबेंचर जिसके पास वो डिबेंचर्स है उसको इंटरेस्ट पेमेंट मिलेगा. कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ हुआ इन डिबेंचर होल्डर्स का, उसको बियरर डिबेंचर बोलते हैं. फाइन. नेक्स्ट वन इज बेस्ड ऑन सिक्योरिटी. सिक्योरिटी में भी 2 पार्ट्स आएंगे. फर्स्ट इज सिक्योर्ड डिबेंचर्स, second one is unsecured debentures. Unsecured debentures और secured debentures क्या होते हैं? As term explained, secured मतलब जिनको सिक्योरिटी मिली हुई है, मतलब जिस डिबेंचर्स को जब हम इश्यू कर रहे हैं उन डिबेंचर्स के बदले में हमने कुछ ना कुछ कंपनी की एसेट को मोर्टगेज करके रखा हुआ है. मोर्टगेज का मतलब गिरवी रखा हुआ है, या उसके बदले में कोई एसेट आपकी सिक्योरिटी में रखी हुई है कि अगर इन केस हम डिबेंचर होल्डर्स को उनकी पेमेंट नहीं कर पाते
फ्यूचर में, तो ये एसेट पड़ी है, इस एसेट को सेल आउट करके हम ये पेमेंट कर देंगे, राइट। तो उसको बोलते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर, जो क्या होता है, सिक्योर्ड बाय एनी एसेट ऑफ द फर्म और कंपनी। ओके, तो इसको बोलेंगे सिक्योर्ड डिबेंचर। और अनसिक्योर्ड डिबेंचर जिसके लिए ऐसी कोई सिक्योरिटी नहीं रखी जाती, सिर्फ डिबेंचर इशू किए जाते हैं, उसके लिए कुछ भी मॉर्टगेज करके नहीं रखा गया एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, राइट। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन रिडेम्पशन। बेस्ड ऑन रिडेम्पशन को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। फर्स्ट रिडीमेबल डिबेंचर्स और सेकंड इज इररिडीमेबल। इररिडीमेबल डिबेंचर्स कौन से होते हैं और रिडीमेबल डिबेंचर्स कौन से होते हैं? रिडीमेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जिनको हम कंपनी जो है कंपनी की लाइफ में रिडीम कर देती है। रिडीम मतलब वापस ले लेती है। सपोजिंगली कि मेरी कंपनी है, मैंने किसी को डिबेंचर्स इशू किए हैं और वो 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए ही इशू किए। आफ्टर 5, 10 और 15 ईयर्स मैं वो डिबेंचर्स उनसे ले लूंगी और उनको पेमेंट कर दूंगी, तो इसको बोलते हैं रिडेम्पशन, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है कि कंपनी अपनी लाइफ में ही डिबेंचर रिडीम कर लेगी, मतलब डिबेंचर होल्डर से डिबेंचर्स वापस ले लेगी, उसको बोलेंगे रिडीमेबल डिबेंचर्स। और इररिडीमेबल जो कंपनी अपनी लाइफ में कभी रिडीम नहीं करेगी, वो हमेशा पब्लिक के पास ही रहेंगे, उसको बोलेंगे इररिडीमेबल डिबेंचर्स। फाइन, तो ये आपका रिडेम्पशन के बेस पे कैटेगराइज किया गया है डिबेंचर्स को। लास्ट वन इज कन्वर्टेबिलिटी। कन्वर्टेबिलिटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, सेकेंड वन इज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, नॉन कन्वर्टेबल, थर्ड वन इज पार्शियल कन्वर्टेबल। फाइन, तो अब वन बाय वन समझेंगे। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल एज नेम सजेस्ट कन्वर्ट हो जाना। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जो आफ्टर सम टाइम्स, आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू इक्विटी शेयर्स, ठीक है। शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको बोलते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। कि वो पहले कंपनी के कौन थे, क्रेडिटर थे, कुछ टाइम पीरियड बाद उनको कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू इक्विटी शेयर, की मतलब उनको ओनरशिप में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो उसको बोलेंगे कन्वर्टेबल। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का मतलब है जो कभी कन्वर्ट नहीं होते इनटू इक्विटी शेयर्स, दैट इज नोन एज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। लास्ट वन इज पार्शियल कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। पार्शियल कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर्स which are not fully converted into equity share, means कि डिबेंचर्स का कुछ पार्ट ही आपका इक्विटी में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। पूरे सारे के सारे डिबेंचर्स इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होंगे। सपोजिंगली यू हैव 100 डिबेंचर्स फॉर ऑफ अ कंपनी, तो आपके 100 डिबेंचर्स में से सिर्फ और सिर्फ 50 या 60 ही आपके इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। बाकी जो 40 और 50 जो डिबेंचर्स रह जाएंगे वो आपके इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स ही रहेंगे, यानी कि आपके 60% जो डिबेंचर्स है वो तो इक्विटी में कन्वर्ट हो गए, बाकी 40% नहीं हुए, तो उसको बोलते हैं पार्शियल कन्वर्टेबल। तो ये सारे डिबेंचर्स की कैटेगरी देखनी होती है कि हम कौन सा डिबेंचर बाय कर रहे हैं, ठीक है, किस टाइप का डिबेंचर। एक बार फटाफट से गो थ्रू करेंगे। First, based on registration, registered debentures are those debentures which is registered with the registrar, और bearer debentures जिसमें कहीं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, जिसके पास डिबेंचर है वही उसका इंटरेस्ट लेने के लिए एबल है, ठीक है। सिक्योरिटी के बेस पे सिक्योर्ड डिबेंचर सिक्योर्ड बाय एनी एसेट और एनी कोलेटरल सिक्योरिटी, और अनसिक्योर्ड जिसके लिए कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं इश्यू की जाती। फाइन, फिर आता है बेस्ड ऑन रिडेम्पशन। रिडेम्पशन का मतलब क्या है? रिडीमेबल डिबेंचर्स। एक होते हैं रिडीमेबल और इररिडीमेबल। रिडीमेबल जो कंपनी अपने लाइफ टाइम में ही रिडीम कर लेती है डिबेंचर्स को, दैट आर नोन एज रिडीमेबल डिबेंचर। और इररिडीमेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जिनको कंपनी अपनी लाइफ में रिडीम नहीं करती, राइट। फिर आता है कन्वर्टेबिलिटी के बेस पर। कन्वर्टेबल जो कन्वर्ट हो जाते हैं सारे के सारे शेयर्स में। नॉन कन्वर्टेबल जो कोई भी डिबेंचर शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होता, नॉन कन्वर्टेबल। पार्शियल कन्वर्टेबल जो कुछ शेयर्स तो कुछ डिबेंचर शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और कुछ नहीं होंगे, ठीक है, उसको हम पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी के बेस पे
इसको कैटेगराइज करते हैं। फाइन, तो ये था आपका टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, मीनिंग हम समझ चुके हैं। अब आते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बारी। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इश्यू ऑफ डिबेंचर का बिल्कुल सेम वैसा ही होगा जैसे हम कहाँ करते थे, शेयर्स में करते थे। ओके, तो कैसे करेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, वो समझते हैं। नाउ नेक्स्ट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम समझेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट आता है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम वैसा ही है जैसे हम इश्यू ऑफ शेयर्स में करते आए हैं, वैसे ही इसकी जर्नल एंट्रीज होंगी। डिफरेंस इज दैट जहां पे हम शेयर कैपिटल और शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट का टर्म यूज कर रहे थे, वहां पर हम शेयर कैपिटल की जगह पे परसेंटेज डिबेंचर का यूज करेंगे, और शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की जगह पर हम डिबेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का टर्म यूज करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं कि कैसे हम इश्यू करते हैं डिबेंचर्स को, उसकी कैसे एंट्रीज करेंगे। ओके, तो डिबेंचर्स इश्यू किस किस रेट पे किया जाता है? इश्यू ऑफ डिबेंचर, सबसे पहले हमें इसकी पार वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हमें पता है शेयर्स की जो पार वैल्यू होती है वो रहती है 10। ओके, लेकिन डिबेंचर्स की जो पार वैल्यू है वो जनरली रहती है ₹100। 100 रुपये इसका पार वैल्यू होता है डिबेंचर्स का। ठीक है, तो डिबेंचर्स इश्यू कैसे होते हैं? 3 प्राइसेस पे हम इश्यू कर सकते हैं, पार पे, प्रीमियम पर, और लास्ट इज डिस्काउंट। पार हम शेयर्स में पढ़ चुके हैं, इश्यूड एट पार, इश्यूड एट प्रीमियम हम शेयर्स में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, बट डिस्काउंट हमने नहीं पढ़ा। ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा न्यू पॉइंट है। ठीक है, इश्यू एट डिस्काउंट। तो क्यों? क्योंकि शेयर्स कभी भी डिस्काउंट पर इश्यू नहीं होते अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो हमने जब भी शेयर्स इश्यू करने हैं वो हम डिस्काउंट पर इश्यू नहीं करते, बट री इश्यू हम डिस्काउंट पर कर सकते हैं। फाइन, ऐसे ही डिबेंचर्स रहता है पार, प्रीमियम, लेकिन डिबेंचर्स को हम डिस्काउंट पर भी इश्यू कर सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं पार और प्रीमियम की जर्नल एंट्रीज आपको बता देती हूँ, फिर मैं आपको डिस्काउंट की बताऊंगी। ओके, सिंपल एक ही एंट्री बता रही हूँ, एप्लीकेशन मनी रिसीव और एप्लीकेशन मनी ड्यू। अलॉटमेंट मनी रिसीव ड्यू आपको ऑलरेडी पता है कि हम कैसे करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? सबसे पहले पार वैल्यू देखते हैं। एप्लीकेशन पहले मनी रिसीव करते हैं ना, तो इसमें भी वैसे ही रिसीव करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। फाइन, फिर एप्लीकेशन मनी ड्यू की एंट्री करेंगे। सपोजिंगली अगर हमारे पास हमने 1000 डिबेंचर इश्यू किए थे और 1000 के लिए एप्लीकेशन आई, फिर कैसे एंट्री होगी? ये तो ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो सिंपल एंट्री बनेगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। तब तो यहां तक खत्म हो जाएगा। सेकेंडली, अगर आपका ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो आप क्या करते हो? ओवर सब्सक्रिप्शन में सेम वही कुछ का रिजेक्शन कर देते हो। अगर आप रिजेक्शन करते हो तो यहाँ पे टू बैंक आ जाएगा, और वहीं अगर आप रिजेक्शन नहीं करते उसको अलॉटमेंट में ट्रांसफर करते हैं, तब आप यहाँ पे लिखेंगे टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। फाइन, बिल्कुल शेयर्स जैसा है, बस जहां पे हम शेयर्स टर्म यूज कर रहे थे वहां पर क्या आ जाएगा आपका डिबेंचर। ये ध्यान रखना कि जहां आप शेयर कैपिटल यूज करते थे वहां पे परसेंटेज डिबेंचर यूज करना, सिर्फ डिबेंचर्स मत लिख कर आना, परसेंटेज डिबेंचर लिखना जरूरी है। ओके, तो ये था एप्लीकेशन की मनी रिसीव और ड्यू की। ओके, अब मैं आपको अलॉटमेंट मनी ड्यू और रिसीव की करके बता रही हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट रहेगा आपका अलॉटमेंट मनी ड्यू की। तो आपकी अलॉटमेंट मनी ड्यू की कैसे होती है एंट्री? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है तो आप वो लेस करके जैसे हम शेयर्स में करते थे वैसे ही ट्रीटमेंट करेंगे। अब अलॉटमेंट मनी रिसीव की एंट्री करेंगे तो करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। फाइन, ये अलॉटमेंट मनी रिसीव की होगी।
ये तो था पार, अगर पार वैल्यू पर हम क्या कर रहे हैं, इश्यू कर रहे हैं, ठीक है। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट लो, फिर हम प्रीमियम वाले पे आते हैं। नेक्स्ट इज प्रीमियम। अगर इश्यू है प्रीमियम पे, तो जैसे हम शेयर्स में अगर कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो मैं अलॉटमेंट पे प्रीमियम मान के चलती हूँ, तो यहाँ पर भी सेम एंट्रीज रहेंगी। एप्लीकेशन मनी रिसीव, ड्यू की, अलॉटमेंट मनी रिसीव की सेम एंट्री रहेगी, बट ड्यू में चेंज आएगा। ड्यू में क्या होगा, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम मेरा फायदा हो गया, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ओके, बस यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट लिख देना, और जैसे शेयर्स में करते थे सेम कॉस्टिंग होगी इसकी। फाइन, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। देन लास्ट इज इशूड एट डिस्काउंट। अगर मैं डिस्काउंट पर इश्यू कर रही हूँ, क्या इश्यू कर रही हूँ, डिस्काउंट पे डिबेंचर्स इश्यू कर रही हूँ, तो क्या होगा, यहाँ पर प्रीमियम किया तो ये मेरा गेन था तो क्रेडिट में हो गया, लेकिन डिस्काउंट आपका क्या है, लॉस है, तो ये क्या होगा, डेबिट में हो जाएगा। तो सिर्फ ड्यू की एंट्री में चेंज आएगा और किसी एंट्री में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप एंट्री करोगे, ये मैं रिसीव की एंट्री रिमूव कर देती हूं, तो आप एंट्री करोगे, आपकी एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब ये डिस्काउंट लॉस है, तो क्या हुआ यहाँ पे, डिस्काउंट। आप इसको डिस्काउंट भी लिख सकते हो और लॉस भी लिख सकते हो, चॉइस इज योर्स। ओके, डिस्काउंट ऑन इश्यू, इश्यू के टाइम का डिस्काउंट है ना, इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ओके, और टू क्या करोगे, 2% डिबेंचर अकाउंट। फाइन, ये चेंज था। सिक्योरिटी प्रीमियम होगा तो 2, क्योंकि वो मेरा प्रॉफिट है, और जो डिस्काउंट है वो डेबिट में होगा क्योंकि ये मेरा लॉस है। ओके, अब जब सारी एंट्रीज कर लोगे, कॉल्स की, फाइनल कॉल की, ड्यू रिसीव, सब एंट्री कर लोगे, एंड में एक एंट्री करोगे अगर आपको लॉस हुआ है इश्यू के टाइम पे। ये लॉस और ये डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का जो लॉस है वो आप कहां से चार्ज करोगे, कहीं ना कहीं से तो निकालना पड़ेगा ना लॉस हमें, तो वो उसके लिए आपका रूल है, सबसे पहले आप सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज करते हो। आप यहाँ पे पहले बैंक की एंट्री करेंगे, ये वाली बैंक अकाउंट डेबिट रिसीव की, ये ड्यू की एंट्री करने के बाद आप डिबेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव की एंट्री करेंगे। देन आपका ये जो लॉस है सबसे एंड में, जब आप कॉल्स, फर्स्ट कॉल, आपका फाइनल कॉल की एंट्री कर चुके हैं, ड्यू रिसीव की एंट्री कर चुके हैं, तब आप ये वाला लॉस आप कहां से चार्ज करोगे, सबसे पहले आप सिक्योरिटी प्रीमियम, देन P&L स्टेटमेंट से। ओके, तो ये रूल है आपको, अगर आपके पास कुछ ना कुछ प्रीमियम का पैसा पड़ा हुआ है तो आप पहले आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज करोगे, तो एंट्री होगी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम। ओके, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। अगर आपका सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो सेकेंड आप यूज कर सकते हो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट। ओके, तो फिर आपने ये लॉस हुआ था, डेबिट किया था, अब इसको राइट ऑफ कर रहे हो तो इसको क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। या तो लिखो लॉस या फिर लिखो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। फाइन, ये समझ आ गया। ये तभी होगा जब आपका लॉस होगा इश्यू के टाइम पर, ठीक है। उसको कहां से, सबसे पहले आपने सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा यूज करना है, देन आपको P&L स्टेटमेंट से वो लॉस को बियर करना है। अगर आपका जो लॉस है वो है 50 रुपए का, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम भी आपके पास 50 है, तो फिर तो कुछ नहीं, सेटल डाउन हो गया, सारा का सारा सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम में 40 रुपए भी है और आपका लॉस है 50 रुपए का, तो 10 रुपए आप P&L स्टेटमेंट से यूज करोगे। फाइन, तो आपकी एंट्री यही सेम एंट्री, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। इन केस आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम है ही नहीं, तो अब क्या करें, तो कुछ नहीं करना, सिंपली स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कर दोगे।
फाइन, ये इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, पार सिक्योरिटी प्रीमियम और डिस्काउंट वाला एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का। अब बात करेंगे अगर आपका इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अदर देन कैश है, कि मतलब कैश रिसीव नहीं हुआ, कुछ हमने डिबेंचर्स इश्यू किए हैं क्या करने के लिए, कोई एसेट को बाय करने के लिए, कोई बिजनेस को बाय करने के लिए, जैसा कि हमने शेयर्स में इस चीज को डिस्कस किया है। ओके, वो वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं कि कैसे करेंगे। नेक्स्ट इज इश्यू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश। सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको, जैसे आप शेयर्स में करते थे वैसे यहाँ डिबेंचर्स में करेंगे। सपोजिंगली आपने कोई एसेट्स बाय की है तो आप यहाँ पे लिखोगे एसेट्स अकाउंट डेबिट, जिससे बाय की है तो टू वेंडर आ जाएगा, ठीक है। अब इस वेंडर को आपने क्या करना है, डिबेंचर्स इश्यू करने। पहले हम पेमेंट करते तो वेंडर डेबिट टू कैश करते थे, अब मैं क्या कर रही हूँ, डिबेंचर इश्यू कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। फाइन, अब सपोजिंगली ये जो मैंने बाय किया है 10,000 की एसेट बाय की है, ठीक है, तो वेंडर को भी 10,000 देने हैं। सिंपली आपने सबसे पहले यहाँ वेंडर का अमाउंट लिख देना है, कितना देना है। अब मेरे को देखनी इसके लिए कितने डिबेंचर इश्यू करने पड़ेंगे, तो क्या करूंगी, 10,000 देने हैं, 100 रुपए का एक डिबेंचर होता है, तो कितना होगा, मेरे को सिर्फ और सिर्फ 10 डिबेंचर्स इश्यू करने होंगे, ठीक है। तो 10 into 100 आ गया। फाइन, अब क्या होगा यहाँ पर आ जाएगा 10,000। क्लियर। लेकिन वहीं अगर आपने वेंडर से बाय किए हैं कितने की एसेट, सपोजिंगली 9,000 की एसेट को बाय किया है आपने, ठीक है, और डिबेंचर्स इश्यू कर रहे हो एट डिस्काउंट, ठीक, कितने परसेंट डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट है, तो आपने यहाँ पे एंट्री सेम चलेगी हमारी। यहाँ पे पहले आप 9,000 वेंडर की अमाउंट तो क्लियर करते हैं कि हमें पता है कि वेंडर को कितना पैसा देना है, तो उठा के वहां पे वेंडर के अकाउंट में उतना अमाउंट डाल दो, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज आ जाएगा, डिस्काउंट है तो मुझे पता है कि डिस्काउंट है, तो यहाँ पर आएगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ठीक है, और 2 क्या आ जाएगा, परसेंटेज डिबेंचर। ये हमें पता है, जैसे शेयर कैपिटल में शेयर कैपिटल के साथ में पार वैल्यू जाती थी, वैसे ही परसेंटेज डिबेंचर के साथ में भी पार वैल्यू जाएगी। तो मेरे को चेक करना है कि कितने डिबेंचर्स इश्यू कर रही हूँ, तो 9,000 डिबेंचर 10% डिस्काउंट, तो 100 का 10% 10, तो 100 में से 10 लेस कर देंगे तो 90, तो इट मीन्स मुझे कितने डिबेंचर्स इश्यू करने पड़ेंगे, 100 डिबेंचर्स इश्यू करूंगी मैं, समझे। तो क्या होगा, 100 डिबेंचर्स इश्यू होंगे, कितने के, 100 रुपए के, कितना आ जाएगा, 10,000, ठीक है। अब डिस्काउंट कितने का रहेगा, तो 100 पर मैंने कितना डिस्काउंट दिया है, 10 रुपए का, तो मुझे पता चल गया कि मैंने 1000 रुपए का डिस्काउंट दिया है, ठीक। ऐसे करेंगे डिस्काउंट के लिए। और अगर आपका प्रीमियम है, प्रीमियम पर इश्यू कर रहे हो, तो मैं यहाँ पे 110 कर देती हूँ, मतलब 11,000 कर देती हूँ, तो वहां पे अब आप डिवाइड किससे करोगे, 110 से, 100 प्लस 10% प्रीमियम करके। एक एग्जांपल देके सिक्योरिटी प्रीमियम का करा देती हूँ मैं आपको। सपोजिंगली यहाँ पे अब आपने एसेट कितने की खरीदी है, 11,000 की, ठीक है, 11,000 की आपने एसेट बाय की है, तो यहाँ पे ये एंट्री चेंज हो जाएगी, वेंडर को तो आप डेबिट ही करोगे, तो वेंडर्स अकाउंट तो होगा हमारा डेबिट, 2 परसेंटेज डिबेंचर हो जाएगा, और 2 प्रीमियम है ना, तो यहाँ पे आप लिखोगे 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ओके। तो कैसे करेंगे, अब मेरे को पता है वेंडर को मैंने कितना देना है, 11,000, ओके, तो 11,000 है डिवाइडेड बाय 100 प्रीमियम, मतलब 10% प्रीमियम है तो 10 रुपये ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, बेसिकली 110, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये पता चल गया मुझे मैंने कितने डिबेंचर्स इश्यू करना है, 100, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी डिबेंचर्स के सामने डिबेंचर्स का अमाउंट जाएगा, यहाँ पे रहेगा 100 into 100,
प्रीमियम मेरे को पता है इंटू 10 है, और डाल दो, कॉस्टिंग कर दो, कितना हो जाएगा यहाँ पे 10,000 आ जाएगा, यहाँ पे 11 इंटू 10 100 इंटू 10 हो जाएगा, तो कितना आएगा यहाँ पे 1000। हो गया बैलेंसिंग, क्लियर है। तो बेसिकली एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है आपको, वेंडर जब आप बाय करते हो तो वेंडर के सामने जो अमाउंट है उसको डेबिट में सीधा सीधा वो अमाउंट लिख दो। अगर आप पार पे इश्यू कर रहे हो इस अमाउंट को डिवाइडेड बाय 100, डिस्काउंट पर इश्यू कर रहे हो तो डिस्काउंट लेस करके डिवाइड करना है, प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हो तो प्रीमियम को ऐड करके डिवाइड करना है। फिर यहाँ ध्यान रखना है परसेंटेज के सामने हमेशा पार वैल्यू रखनी है, अपने आप जर्नल एंट्री होती रहेगी। फाइन। अब ये जो पीछे हमारा डिस्काउंट वाला पॉइंट था उसको आप सिक्योरिटी प्रीमियम और P&L स्टेटमेंट से राइट ऑफ भी करेंगे। क्लियर है इतना? यहां तक समझ आ गया? अदर देन कैश रिडेम्पशन वाला जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें से तो क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, एक तो अदर देन कैश का बनता है और एक उस रिडेम्पशन का बनता है। उसी वीडियो में हम कोलेटरल सिक्योरिटी को भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।